बहू का पड़ोस में मायका। सुषमा देवी सामने खड़ी अपनी नई नवेली बहू को देखकर बौखलाए हुए अंदाज में बोलती है। अरे नाश मरे तेरा मोनिष्का की बच्ची, माँ चट्टो और बेटी चट्ट बोलो। भला 4 घर की दूरी नहीं हमारे घर के बीच, पास में मायका और पड़ोस में ससुराल। अरे ऐसा होता है क्या? मगर माँ, 2 प्यार करने वाले शमा और परवाने को प्यार में आस पड़ोस कहाँ नजर आता है? अरे तेरी आशिकी गिरी तो मैं छुड़ाती हूँ नास पीटे। इतने बड़े हिंदुस्तान में तुझे पड़ोसन ही मिली थी प्यार करने को। अरे ये मोनिष्का तो बड़ी मीठी चूरी निकली माँ जी। अरे बड़ी बहू, तू ही बता, पड़ोस में रहने वाली कोई भी अरी गरी लड़की मेरे बेटे के गले पड़े जाएगी तो क्या सुषमा देवी की बहू बन जाएगी? मैं नहीं मानती इसको अपनी बहू। अरे भगवान, अब पछताने से क्या होगा जब पड़ोसन बन गई बहू। जो होना था सो हो गया। अब पूरे मोहल्ले के सामने लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रही हो? लव, बहू को लेकर भीतर आ जा। पूरा परिवार पड़ोसन बहू के साथ अंदर चला आता है। तभी सुषमा आंख तरेरते हुए कहती है, बता लव, तेरा इस नास पीटी पड़ोसन के साथ कब से लफड़ा चल रहा है? अपनी माँ के पूछने पर लव पूरी बात बताता है। ये कहानी है दिल्ली के प्रेम नगर के 2 प्यार भरे पड़ोसी परिंदों की, जहाँ लव और मोनिष्का रहते थे। सुबह के 7 बज रहे थे। छत पर खड़ा लव मोनिष्का को देखकर जोर जोर से गुनगुनाता हुआ कहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे आज ये छत पर क्यों नहीं आई? मोनिष्का, ओ माय डार्लिंग। लव के गुनगुनाने की आवाज सुनकर मोनिष्का दूर खड़ी अपने छत से उसे देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों ऐसे अक्सर छिपते छुपाते हुए मिला जुला करते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। और इस तरह हम पड़ोसियों का प्यार शादी के मोड़ पर आ पहुंचा। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मोनिष्का को रसोई में काम करता देख गुस्से से तमतमाई उसकी जेठानी जूही कहती है, अरे ओ पड़ोसन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसोई में पांव रखने की? मेरी बुलक्कड़ जेठानी जी, आप भूल गई हैं कि अब इस रसोई घर पर इस पड़ोसन का भी पूरा हक है। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए रसोई में आपकी जरूरत नहीं। मोनिष्का की ये बात सुनकर जूही गुस्से से फुसफुसाती हुई बाहर चली जाती है। ये कल की आई पड़ोसन मुझ पर हुकूमत जमा रही है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे बड़ी बहू, तू सुबह सवेरे बड़बड़ा क्यों रही है? सुषमा के पूछने पर जूही 1 की 2 लगाकर लड़ाई की फूट डालती है। तभी सुषमा बोलती है, अरे ओ नास पीटी पड़ोसन, जरा यहाँ तो आ। क्या हुआ सासू माँ, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हैं? मत कह मुझे सासू माँ, मुझे तेरे इरादे अच्छी तरह से पता चल गए हैं। तू पड़ोसन इसीलिए मेरी बहू बनी है ताकि मेरी प्रॉपर्टी हथिया सके। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, जाकर मर अपने मायके में। सास बहू का शोरगुल सुनकर लव हड़बड़ाहट के साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर कहता है, अरे ये सुबह सुबह कैसी चिल्लम चिल्ली लगा रखी है आप सभी ने? अरे मुझसे क्या पूछते हो? अपनी लड़ाकू माँ से पूछो जो दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़े बैठी हैं। अरे माँ, ये खिटपिट क्यों कर रही हो? अरे नालायक निकम्मे, इस पड़ोसन के पल्लू में क्या बंधा? माँ से सवाल जवाब करता है। बोलना ही है इस चट्टो की बेटी को बोल। बस बहुत हो गया सासू माँ। देखो जी, मैं मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। या तो तुम सासू माँ को समझाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे तो देरी क्यों कर रही है? उठा अपना झोल झमाटा और चल दे 4 कदम। इतना सुनकर बहू अपना सूटकेस उठाकर पड़ोस में बसे अपने मायके आ पहुंचती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, वो बहुत बुरे हैं। अरे मैं तो पहले ही कहती थी बेटी कि मत कर पड़ोस में प्यार, भला घर के साइड में ससुराल शोभा देता है क्या? मुझे तो पहले ही पता था कि वो भूतनी के तुझे एक दिन में ही भगा देंगे। ऐसे ही सुबह से शाम बीत जाती है, जिसके बाद लव मोनिष्का को लेने उसके मायके आता है। नमस्ते सासू माँ, मोनिष्का को भेज दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। मोनिष्का, मैं जानता हूँ कि तुम्हें माँ की बातें बुरी लगी हैं। माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे साथ चलो प्लीज। लव के माफी मांगने पर मोनिष्का अपने मायके से ससुराल चली आती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक शाम ननद भाभी पर भड़कते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी बेवकूफ भाभी, कपड़े धोने नहीं आते तो मेरे कपड़ों को हाथ क्यों लगाती हो? मगर मैंने तो एकदम सफाई से तुम्हारे कपड़े धोए थे न्यासा। अगर इतनी सफाई से कपड़े धोए थे तो ये जिद्दी दाग अब तक मेरे ड्रेस पर जमे हुए हैं, कैसे हैं? अरे जितनी आसानी से छत की मुंडेर पर चढ़कर मेरे भाई से नैन मटक्के करके मेरी भाभी बन गई, वैसे ही ससुराल के फर्ज निभाना भी सीखो। न्यासा, अगर तुम्हें मेरे धुले कपड़ों में इतने ही नुस्ख निकालना आता है
तो फिर अपना काम खुद करना सीखो। वैसे भी सारा दिन पलंग पर पसरी रहती हो। अपनी भाभी का बोलबाला सुनकर गुस्से से बौखलाई न्यासा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भैया भैया, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हो गया ऐसा? न्यासा क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया, आज मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि सारे जमाने की लड़कियां मर गई थी क्या, जो तुमने इस पड़ोस में रहने वाली भूतनी को मेरी भाभी बना दिया। इसकी रोज रोज की किचकिच से मेरे कान पक गए हैं। अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। कह दो इसे चली जाए अपने मायके। अरे रुकना भी कौन चाहता है तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों के बीच में। जा रही हूँ मैं मेरे मायके। ऐसा बोलकर मोनिष्का एक बार फिर अपने मायके चली जाती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। अरे अच्छा किया मेरी बच्ची जो तू घर चली आई। अरे वो तो पहले से ही पड़ोसी के नाम पर धब्बा थे और तूने उसके बेटे से शादी कर ली। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बगल वाले घर की बहू बन जाएगी और उसका ससुराल इतना पास हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बहू का सफर ससुराल और मायके के बीच उलझ कर रह जाता है। जब भी बहू की ससुराल वालों से नोकझोंक होती तो वह पड़ोस में बसे अपने मायके का फायदा उठाकर अपने घर चली आती। ऐसे ही जब एक दिन मोनिष्का अपने मायके लौट कर आती है तो उसकी माँ लीला तंगा कर कहती है, मोनिष्का, तू आज फिर उठाकर मायके चली आई। आज तो पड़ोस में तेरा मायका है तो चली जाती है। और अगर यही मायका पड़ोस में ना होकर परदेश में होता तो क्या करती, कभी सोचा है? अपनी माँ की बात सुन बहू मन ही मन तोल मोल करके बिना कुछ कहे ससुराल आ जाती है, जहाँ सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। क्या हो गया बहू रानी, माँ ने मायके से मारकर भगा दिया क्या? ऐसा ही होता है माँ जी, जब एक ही पड़ोस में दो रिश्ते जुड़ जाते हैं। भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बड़ा इतराती थी ना अपने पड़ोस के मायके पर, आज उसी मायके वालों ने मजा चखा दिया। ससुराल के ताने सुनकर मोनिष्का की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। तभी गजराज गुस्से से गरजते हुए कहता है, बस करो तुम तीनों, बेचारी एक अकेली बहू पर तीनों सास बहू बेटी दाना पानी लेकर चढ़ी हुई हो। तुम तीनों बहू से हमेशा लड़ झगड़ कर उसे मजबूर कर देती हो, जिस कारण बेचारी बहू के पांव उसके पड़ोस में बसे मायके तक जा पहुंचते हैं। अरे जो होना था सो हो गया, अब तो इस बेचारी को अपना लो। मैं तो तैयार हूँ, मगर मोनिष्का को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। चाहे हमारे बीच कितनी भी खिटपिट क्यों ना हो, बहू को बोल दो कि वह बात बात पर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मायके ना जाए, क्योंकि सास बहू में अनबन तो होती ही रहती है और ननद भाभी में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हो ही जाती है। हाँ, देवरानी जेठानी में भी थोड़ी बहुत जली भुनी हो ही जाती है। हमें माफ कर दो मोनिष्का, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भी अपने ससुराल के सारे रिश्ते समेटना चाहती हूँ। इस तरह आखिरकार अंत में बहू मायके के बगल में बसे अपने ससुराल में घुल मिल जाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे रानी, तू क्या कर रही है? अरे तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे मालकिन, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी सब कुछ बना कर लाती हूँ। अरे तेरे इस 2 मिनट के चक्कर में हमारी भूख से जान निकल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुझे नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखो, रोना बंद करो वरना मैं अभी तुम्हें निकाल दूंगी। रानी अपनी चारों मालकिनों की बातें सुनने के बाद चुपचाप काम करने लगती है। उसकी चारों मालकिन उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी, लेकिन रानी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसके चलते उसे अपनी मालकिन की सभी अत्याचारों को सहन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन रानी रसोई में बर्तन धो रही होती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों से कांच के गिलास नीचे गिर जाता है। हे भगवान, क्या कर दिया तूने? फिर से एक और नुकसान। अरे जीजी, जरा यहाँ तो आना, देखो इसने क्या किया है। अनन्या के चिल्लाने पर रानी की बाकी तीनों मालकिन भी आ जाती हैं, जिसके बाद एक और नुकसान। अरे तू जानती भी है ये ग्लास कितने महंगे हैं। अब इन एक्सपेंसिव ग्लासों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे इसकी तनख्वाह से काटूंगी मैं तो। मेरे महंगे महंगे कांच के ग्लासों का इसने नुकसान कर दिया है। जी तो कर रहा है इसे पकड़ के मारूं। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, जो हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। पैसे तो मैं फिर भी तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या तेरे नुकसान की भरपाई क्या हम अपनी जेबों से भरेंगे? रानी रोने लगती है, जिसके बाद वो चारों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही महीने का वो दिन भी आ जाता है जब रानी को उसकी तनख्वाह का केवल 1/4 हिस्सा ही हाथ पड़ता है। अरे मालकिन, ये क्या? आपने तो मुझे केवल 2000 रुपए ही दिए हैं, बाकी की 8000 रुपए कहाँ हैं? हो देखो तो सही, इसे पूरी तनख्वाह चाहिए। अरे बेटा, ये जो तूने हमारे घर में नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं मालकिन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इतने कम पैसे मत दीजिए, इतने में तो मेरा गुजारा भी नहीं चल पाएगा। अरे दूर हट, चल निकल यहाँ से,
काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस गलती को माफ कर दूंगी? जब देखो इस घर में नुकसान करती रहती है, उसकी भरपाई करने के लिए तेरी तनख्वाह तो काटनी ही पड़ेगी ना। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो इसको अकल कैसे आएगी? इसको सबक सिखाने के लिए उसकी तनख्वाह काटना बहुत जरूरी है। अगर तुझे पैसे लेने हैं तो ले ले, वरना तुझे ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझी तू? रानी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है, जिसके बाद उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो चुपचाप अपनी मालकिन के हाथ से 2000 रुपए ले लेती है और अपने घर लौट आती है। बेचारी उन पैसों से केवल अपने घर का राशन ही डलवा पाती है, जिसके चलते वो अपने मकान का किराया भी नहीं दे पाती। एक तरफ रानी की चारों मालकिन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, तो दूसरी तरफ उसका मकान मालिक उसे घर से निकालने की धमकी देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी चारों मालकिन शाम के वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रही होती हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। अरे जाने मन, अपने सारे गम मेरे साथ बांटो, मैं तुम्हारे सारे गमों को एक रात में ही दूर कर दूंगा। जब से हम चारों के पति भगवान को प्यारे हुए हैं, तब से हमने तो जिंदगी को सही से जीना ही छोड़ दिया था। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे अपने पति की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। अरे तुम लोग परेशान क्यों होती हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुमने तो सुना ही होगा, बेस्ट फ्रेंड विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो हमारा फायदा उठाओ, हम तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? तुम्हें क्या लगता है हम चारों तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगी? अरे तो आ जाओ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी शिल्पा अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए वही तुम बोलते जाओगे। अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद अर्जुन जोर से शिल्पा का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अरे बेबी डॉल, अब तो यहाँ पर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। वो चारों बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन और राघव दोनों उनके नशे में होने का फायदा उठाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अरे चलो चलो, जोर से चिल्लाओ और अपनी मदद के लिए किसी को बुलाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे चिल्लाने पर भी यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। अरे अरे छोड़ दो हमें, हमारे साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो तुम दोनों का क्या हाल होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि पुलिस की धमकी देने के बाद हम तुझे छोड़ देंगे? हम दोनों तुम चारों का आज वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखती जाओ अब आगे क्या होता है। राघव और अर्जुन दोनों ही उन चारों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसके चलते ये सब रानी देख लेती है और तुरंत छुपकर अपनी मालकिन के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस पुलिस, जल्दी से लोखंडवाला में जो लाल मंदिर है उसके सामने वाले घर में आ जाओ। यहाँ पर दो बदमाश मेरी मालकिनों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं। रानी के कंप्लेन करने के थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस राघव और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। दिशा, अनन्या, शिल्पा, तनीषा वो चारों पुलिस को देखकर उनका शुक्रिया अदा करने लगती हैं। तभी पुलिस उन चारों से कहती है, अरे तुम्हारी जान बचाने वाले हम नहीं, तुम्हारे घर की नौकरानी है, जिसने सही वक्त पर रहते हमें ये सूचना दी कि तुम चारों की जान मुसीबत में है। आज अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं तुम चारों का क्या होता। ये सुनते ही उन चारों को बहुत अफसोस होता है और पुलिस के जाने के बाद वो चारों मिलकर रानी से माफी मांगते हुए कहती हैं, रानी, तुमने हमारी इतनी मदद की, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से ही बची है, नहीं तो वे दरिंदे हमारे साथ पता नहीं क्या करते। जब से तुम हमारे घर में काम करने आई हो तब से ही हम चारों बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के चलते तुमने काम नहीं छोड़ा और हम सभी के अत्याचारों को सहन किया। आज हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने भी तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, हो सके तो मुझे भी तुम माफ कर देना, लेकिन हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, मैं जानती हूँ कि हम चारों की गलतियाँ माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक मौका मांगना चाहती हूँ। आज से तुम हमारे घर की नौकरानी नहीं रानी हो और तुम हमारी ही तरह इस घर में रहोगी। उस दिन के बाद से वे चारों रानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार करने लगती हैं, यहाँ तक कि वो रानी को अपने घर का एक कमरा रहने के लिए दे देती हैं, जिसमें रानी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों मिलकर रानी के दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, जिसके चलते उसके दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। जानवी ने होश ही संभाला था कि उसके माता पिता चल बसे।
जिसके बाद जानवी के कच्चे कंधों पर अपना पेट पालने की जिम्मेदारी आ गई, जिस कारण 9 साल की नन्ही सी जानवी के पैर जमाने में कमाने के लिए निकल पड़े और चलते चलते वह एक चक्की पर जा पहुंची। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरे माता पिता 2 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा कोई नहीं, मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे लड़की, बित्ती भर की तो है तू, शरीर में जान नहीं और हाथ पाँव में एकदम पीले पड़े हैं, तू क्या ही काम करेगी? भूख सब कुछ करना सिखा देती है सेठ जी, मैं कुछ भी कर लूंगी। तो फिर ठीक है, तुझे अगले 1 घंटे में पूरी गेहूं की बोरी चुनकर साफ करनी होगी। बदले में मैं तुझे पूरे 50 रुपए दूंगा। ये सुनकर अनाथ जानवी के आंखों में भूख मिटाने की एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद वह बिना रुके थके बारीकी के साथ बेकार गेहूं अच्छे गेहूं के दानों से छांटकर अलग कर देती है। ये लीजिए सेठ जी, मैंने सारे गेहूं चुनकर साफ कर दिए हैं। जानवी के हाथों की सफाई देखकर मतलबी धनीलाल अपने मन में सोच विचार करके कहता है, ये अनाथ लड़की तो बड़ी ही फुर्तीबाज है, क्यों ना मैं इसे चक्की चलाने के काम पे रख लूं, बदले में थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। धनीलाल जानवी को 50 के बदले 100 रुपए का लालच देकर काम पर रख लेता है और इस तरह अनाथ बेसहारा जानवी बचपन से ही चक्की चलाना सीख जाती है। समय बीतता है, इस बीच कई पतझड़, सावन, बसंत, बहार के मौसम बीत जाते हैं। 9 साल की नन्ही सी जानवी अब पूरे 18 साल की हो चुकी थी। एक सुबह की बात है। ये ले जानवी, तेरे इस महीने की तनख्वाह। ये क्या सेठ जी, इस महीने भी सिर्फ 1500 पगार? आपने तो कहा था कि इस महीने से मेरी पगार बढ़ा कर देंगे। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से इतनी सी पगार, मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? अरे काम जैसा काम नहीं है तेरा, सारा दिन चक्की ही तो घुमानी रहती है। किसी बनिहारी के जैसे गेहूं धान का बोझा नहीं ढोना पड़ता तुझे। 1500 से 1 पाई ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना है तो कर, वरना चलती बन। ये पहली दफा नहीं था जब धनीलाल ने ऐसा कहकर वो अक्सर उसके साथ अनाथ लड़की होने का फायदा उठाकर उसे काम से निकलवाने की धमकी देता, जिसके बाद जानवी चुपचाप जाकर चक्की में गेहूं पीसने लगती। जानती हो चक्की, मुझे अनाथ का जीवन बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम खुद पीस कर भूखों को भोजन बनाने के लिए पीसा अनाज देती हो और मैं इस चक्की को चलाकर अपने पेट की आग बुझाने के लिए अनाज की तरह पिस रही हूँ। जानवी के पास कहने सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय उस चक्की के। वह सारा दिन उस चक्की से अपना दुख सुख साझा करती। समय गुजरता गया और एक बार फिर महीने की आखिरी तारीख आ गई। सेठ जी, आज 30 तारीख है, मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे तो मेरे पास नहीं है, तू ये चक्की अपने साथ ले जा, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने गेहूं पीसने की मशीन खरीद ली। इस पत्थर की चक्की से भी बारीक और महीन आटा पीसेगी। वैसे भी ये चक्की तो तेरी चलती फिरती सखी है, इसे ले जा। सेठ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ, मेरी मेहनत और हक के पैसे मत मारिए। बस कर ये भाषण झाड़ना, वरना अगर मेरा मन फिरा तो चक्की भी नहीं मिलेगी। धनीलाल को धौंस झाड़ते देखकर जानवी हाथ चक्की को लेकर घर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी चक्की, मुझ गरीब के पास तो मुट्ठी भर गेहूं भी नहीं जो पीस सकूं। जानती हो चक्की, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई। उनके माता पिता ने बड़े धूम धड़ाके से शादी की, मगर मेरे तो एक लहंगा लेने तक के पैसे नहीं। ऐसा कहते हुए जानवी की आंखों से आंसू बहकर चक्की में घुल मिल जाते हैं, जिसके साथ चक्की सोने की हो जाती है और चक्की के बीचों बीच से खूब सारे सुंदर सुंदर लहंगे निकलने लगते हैं। अरे, ये इस चक्की से लहंगे कैसे निकल रहे हैं? ये तो कमाल हो गया, लगता है ये चक्की जादुई चक्की है। जानवी के सवाल सुनकर चक्की पर नाक मुंह आंख उभर आते हैं और चक्की बोलती है, जानवी, मैं एक जादुई चक्की हूँ। आज से मैं तुम्हें खुद पर हक देती हूँ। मेरे अंदर से लहंगे लेकर तुम उन्हें बेचकर अपनी गरीबी मिटा सकती हो। ये सुनकर जानवी खुशी से जादुई चक्की से मिले सभी लहंगों का बाजार लगाती है। आओ आओ बहनों, ले जाओ शादी के सुंदर सुंदर लहंगे, एकदम सस्ते दाम पर, जो दे दुल्हनों को एक आकर्षक लुक। जानवी की बड़ी बुलाहट सुनकर सामने से गुजर रही मिशिका की नजर लहंगों को देखकर चमक उठती है। अरे वाह, तुम्हारे लहंगे तो सुंदर और लाजवाब है। कितने का है एक लहंगा? हर एक दुल्हन लहंगा सिर्फ 2000 रुपए में है बहन। अरे, फिर तो ये मेरी शादी के लिए सोने पर सुहागा हो गया। मुझे ये मरून वाला लहंगा चाहिए। इस तरह एक एक करके जानवी के सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिसके बदले में उसे बड़ी कमाई मिलती है और अगले दिन एक बार फिर वह जादुई चक्की चलाने लगती है और चक्की के हर एक चक्कर पूरा होते ही एक सुंदर लहंगा बाहर आता है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जादुई चक्की से कई सारे अलग अलग रंगों के लहंगे बाहर आते हैं।
शुक्रिया मेरी जादुई चक्की, मुझे इतने सारे लहंगे देने के लिए। अब मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रही हूँ। इस तरह अनाथ जानवी एक बार फिर लहंगों का बाजार लगाती है। अरे आओ आओ बहनों और ले जाओ सुंदर लहंगे एकदम कम दाम में। जानवी की बुलाहट सुनकर टिया और सिया नाम की लड़की की नजर लहंगों की टिमटिमाहट पर घिर जाती है। अरे वाह, ये लहंगे तो बड़े ही नए डिजाइन के हैं। हाँ सिया, ये सभी लहंगे कितने अनोखे हैं और इन पर जड़ी हुई कढ़ाई तो बड़ी सुंदर है। कितने का है? सभी दुल्हन लहंगे सिर्फ 2000। अरे इतने सुंदर लहंगे सिर्फ 2000 में? ऐसे लहंगे तो महंगे बिकते हैं और तुम सिर्फ 2000 रुपए में बेच रही हो। हमारे लिए दोनों लहंगे पैक कर दो। ऐसे ही समय गुजरता है। पूरे बाजार में जानवी अपने सुंदर लहंगों को लेकर मशहूर हो जाती है, जिससे उसके लहंगों की बिक्री बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और वह अपने गरीबी को मात देकर बहुत ही अमीर हो जाती है। उस शाम जानवी जादुई चक्की से अपनी खुशियां बांटते हुए बोलती है, जादुई चक्की, ये सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ है, वरना मुझ अनाथ का जीवन आज भी गरीबी के दलदल में ही धंसा होता। ऐसे नहीं जानवी, तुमने बराबरी की भागीदारी से अपनी गरीबी को खुद मिटाया है और अब वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी शादी के लिए मुझसे लहंगे की मांग करोगी। मगर जादुई चक्की, ऐसा कौन है जो मुझे अनाथ लड़की का हाथ थामना चाहेगा? जानवी जादुई चक्की से ऐसा कही रही थी कि दरवाजे पर एक आहट होती है। जी आप कौन? मेरा नाम शौर्य है। आप मुझे नहीं जानती जानवी जी, मगर मैं आपको तब से जानता हूँ जब आपने बाजार में पहली बार लहंगों का काम शुरू किया था। तब मैंने आपकी आंखों में शादी की उम्मीद को जलते बुझते देखा। आज पड़ोस से पता चला कि आपका कोई नहीं है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनाथ जानवी की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। कुछ ही दिन के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जानवी, आज तुम्हारा जीवन बसने जा रहा है, इसलिए मैं जादुई चक्की तुम्हें ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। जैसे ही तुम इस लहंगे को पहनोगी, इस हाथ चक्की की शक्ति तुम्हारे लहंगे में समा जाएगी। इतने के बाद जादुई चक्की अपने आप घूमने लगती है और उसके अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का सुंदर सा लहंगा जानवी की आंखों के सामने आ जाता है। शादी की शाम जैसे ही वह लहंगा जानवी पहनती है, जादुई चक्की का सारा जादू लहंगे में समा जाता है। उस पल उस जादुई चक्की के दिए लहंगे में जानवी का चेहरा चांदनी के जैसे छिटकी हुई रोशनी से भरा हुआ था। आखिरकार अंत में अनाथ लड़की की आंखों में सिमटा सपना शादी की तारों भरी उस रात में 7 फेरों के साथ पूरा हो जाता है। बहुत दिमाग सठिया गया है ना आप दोनों का। सारी अकल आज मैं ठिकाने ही लगा दूंगी। जब 2-4 डंडे बदन पे पड़ेंगे तभी आप लोग समझेंगे। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? हम तुम्हारे माता पिता के समान हैं। ऐसा व्यवहार तो मत करो। अरे बहू, थोड़ी तो शर्म या रहम खा हम पर। हम बूढ़ों को सता रही है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? सच बताऊं तो आपने मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा कहते ही वो एक बंद कमरे में अपने सास ससुर को डंडों से मारने लगती है, जिसके बाद वो दर्द से तड़पते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काव्या नहीं रुकती। आखिर एक बहू अपने बूढ़े सास ससुर को बंद कमरे में क्यों मार रही थी? इस दृश्य का पूरा सच क्या था, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मोहित अपने माता पिता उषा और कमलेश के साथ दिल्ली जैसे शहर में रहता था। मोहित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। तभी एक रोज उसके ऑफिस में काव्या नाम की पढ़ी लिखी लड़की आती है, जो उसकी टीम पार्टनर थी। उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर वो कहता है, हाय, ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है। लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बेके, अख नालक तू मिला के, दिल दिया गल्ला। तभी मोहित काव्या से बातचीत कर उससे शादी कर लेता है। ऐसे ही 2 दिन बाद सास उषा अपनी बहू काव्या से कहती है, काव्या बहू, आज तूने कुछ चाय नाश्ता नहीं बनाया। मैंने कहा था ना तुझे तीसरे दिन से तू बनाएगी। मैं क्यों बनाऊं? आपकी बात कोई पत्थर की लकीर है जिसे मैं मान लूं? मेरी अभी अभी शादी हुई है और आप मुझे घर के काम में उलझा रही हैं। ये नहीं कि अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताने दो। वो काम ही करता रहता ऑफिस में, हम साथ ही नहीं रह पाते थे। बहू, तो कौन सा मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया? सुबह का नाश्ता नहीं बनाएगी? देखिए माँ जी, मैं नौकरानी की तरह खाना बनाने या झाड़ू बर्तन साफ करने नहीं आई हूँ। बहू, भला मैंने तुझे ऐसा भी क्या कह दिया? आखिर शादी के बाद ये घरेलू काम तो हर बहू करती है। आप ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे मोहित को ही बुलाना होगा।
मोहित, मोहित, जल्दी आइए। देखिए ना, माँ जी मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं। तभी चीख चीख कर काव्या मोहित को बुला लेती है, जिसकी आवाज सुनकर ससुर कमलेश भी आ जाता है। अरे क्या हुआ बहू? क्या हुआ काव्या? तुम सुबह सुबह रो क्यों रही हो? देखिए ना, मैंने माँ जी को बोला है कि मैं आपके साथ घूमने जाऊंगी, फिर भी कह रही है कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगी। घर का काम कौन करेगा? घरेलू काम होते हैं, काम कर, काम कर। मैंने बोला ना माँ जी, आज मैं काम नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा बस नाश्ता बना दे। माँ, उसे कहना बंद करो। आगे से उस पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे नहीं पसंद। अब हम जा रहे हैं, चलो काव्या। और रही बात काम की, तो बाद में वही करेगी, कुछ दिन आप कर लीजिए। इस तरह दोनों सुबह सुबह बाहर घूमने चले जाते हैं। तो वहीं उषा खाना बनाकर रमेश को खिलाती है। शाम को रमेश उषा को ढूंढता हुआ रसोई में आकर कहता है, अरे उषा, तुम खाना क्यों बना रही हो? तुमने और मैंने तो खा ही लिया है। अजी दोनों बच्चे भूखे आएंगे तो उनके लिए ही खाना बना रही हूँ मैं। अच्छा, अब आराम कर लो। तुम सुबह से काम कर रही हो, सफाई भी तुम ही ने करी है। बहू के आने का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। आखिर तुम कब तक ऐसे काम करती रहोगी? कोई बात नहीं जी, आराम तो सोकर भी कर लूंगी। देर रात दोनों घर वापस लौटते हैं, जहां दरवाजे पर दोनों की नजरें टिकी थी। तभी सामने देखकर मोहित कहता है, अरे आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? सोई क्यों नहीं अभी तक? हम बाहर रह रहे थे ना मोहित, तो इन दोनों को चैन नहीं आ रहा होगा, इसलिए नजरें गड़ाकर बैठे हैं कि कब आते ही हमें सुनाए। नहीं नहीं बहू, हम सो गए तो तुम दोनों के लिए दरवाजा कौन खोलता, इसलिए जगे हुए थे। देख रहे हो मोहित, ये तो हमें नालायक समझते हैं। अरे जब हमें पता है हम लेट हो जाएंगे और दूसरी चाबी से घर में आ सकते हैं, फिर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन नहीं, ये तो यही जताना चाहते हैं कि हम दोनों इन्हें कितना परेशान करते हैं। माँ, पिताजी, अब हम घूम भी नहीं सकते हैं क्या? अरे हद हो गई। चलो काव्या, हम सो जाते हैं, वैसे भी मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। इस तरह दोनों सोने चले जाते हैं। वहीं परेशान होकर बूढ़े दंपत्ति कहते हैं, अजी मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, जब से बहू आई है बदल गया है। सिर्फ उसकी बात सुनता है और हमें गलत समझता है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, न जाने आगे क्या क्या होने वाला है। आज तक हमारा बच्चा कभी हम पर ऐसे नहीं चिल्लाया। सुबह जल्दी तैयार होकर मोहित ऑफिस चला जाता है। वहीं आंखें बड़ी बड़ी करके झाड़ू और पोछा अपने सास ससुर को थमाकर काव्या कहती है, ओ मेरे पिया की बूढ़ी माँ बाप, बहुत आराम फरमा लिया, अब चलो काम करो। माँ जी झाड़ू लगाइए और ससुर जी आप घर को चमका दीजिए दोनों मिलकर। बहू तूने मुझसे कहा, समझ आता है, अपने ससुर जी से भी ऐसे बात कर रही है। लाज और शर्म भूल कर आई है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? और मेरी लाज शर्म तो टमाटर लेने गए। अगर मेरे खिलाफ आपने मोहित से कुछ भी कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जल्दी जल्दी सफाई कीजिए। तभी दोनों बहू की बातों से डरकर घर का काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद काव्या बेड पर बैठे हुए नाखून घिसते हुए कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, कहाँ मर गए दोनों? अरे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दो। अरे क्या हुआ बहू? हाँ बहू, तू चीखी क्यों? मेरा पैर दबा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। पर बहू। क्या बहू? दबाती हो या आपके बेटे को भड़काना चालू करूं फिर से? तभी दोनों अपनी बहू के पैर दबाने लगते हैं। इस तरह काव्या अपने पति के पीठ पीछे अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करती है, उन पर अत्याचार करती है। बेचारे बूढ़े माँ बाप डर के मारे अपने बेटे से कुछ कह भी नहीं सकते थे। शाम को सास ससुर पानी के लिए तड़प रहे थे, मगर काव्या उन्हें पानी नहीं पीने देती। फिर वो जब गिलास लेकर आती है तो उसे भी गिराकर कहती है, माँ जी, पापा जी, आपको पानी पीना था पर मेरे हाथ से गिर गया। मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, जाकर खुद पी लीजिए। और हाँ, आपका बेटा आ रहा है तो दोनों मुंह बंद करके अपने कमरे में चले जाइए। ठीक है बहू। इस तरह से दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मोहित आकर कहता है, अरे क्या बात है माँ, पिताजी जल्दी सो जाते हैं? हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते और सुबह भी मैं ऐसे ही चला जाता हूँ उनके उठने से पहले। तो क्या हुआ, मुझे देख लिया करो, उन्हें तो हमेशा ही देखते आए हो। चलो खाना खा लो। तभी दोनों खाना खाने आते हैं, पर काव्या उन्हें खाना नहीं देती है। भूख से व्याकुल होकर रमेश, उषा आधी रात में भूखे भेड़िए की तरह खाना खा रहे थे।
ऐसा खाते हुए देख मोहित उनसे वजह पूछता है तो दोनों उन्हें सब कुछ काव्या के बारे में बताते हैं, जिस बात पर विश्वास न करके मोहित सोने चला जाता है। अगले दिन मोहित के घर से जाने के बाद हमेशा की तरह काव्या उनसे काम करवाती है और बॉस टूट जाने पर वो दोनों बूढ़े दंपति को डंडे से मारने लगती हैं। कुछ भूल जाने पर मोहित वापस घर आता है तो काव्या को अपने माँ बाप पर अत्याचार करता हुआ खिड़की से देख चिल्ला उठता है, काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को मारने की? इसका मतलब मम्मी पापा सही कह रहे थे, तुम उन्हें मारती हो, उन पर अत्याचार करती हो। दरवाजा खोलो काव्या। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, वरना ये तो हमारी जान ले लेती आज। मोहित बेटा, बचा ले हमें, बहू बहुत मारती है। मोहित, तुम वापस कैसे आ गए? अच्छा हुआ जो मैं आ गया और अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूत देख ली। तुमने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा कहकर वो दरवाजे को तोड़ देता है और काव्या के एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, काव्या, तुमसे प्यार करके तो मैं इस घर में लाया था, पर तुमने तो मेरे माँ बाप को ही नौकर बनाकर उन्हें मारा पीटा, उनकी ऐसी हालत की। मुझे तुम्हारे साथ रहने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी मोहित धक्के मारकर काव्या को घर से बाहर निकाल देता है और अपने माता पिता के कदमों में झुककर उनसे माफी मांगता है और अकेले ही उनका ख्याल रखता है। यशोदा को हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन फिर उसके इकलौते बेटे साहिल से श्रद्धा का विवाह हो जाता है। विदाई के वक्त यशोदा अपने पिता से गले लगकर रोती है, अरे बस बेटा, अब और मत रो। मैं जानता हूँ यशोदा जी तुझे अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगी। सुरेश जी, आपको अपनी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से ये मेरी बेटी है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। श्रद्धा की विदाई हो जाती है। फिर यशोदा अपने बहू बेटे को घर लाकर उनका गृह प्रवेश करती है। श्रद्धा उसके पैर छूती है तो कहती है, ना 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 श्रद्धा बेटी, मैंने तुझे दिल से बेटी माना है, इसीलिए मेरे पैर मत छुओ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया मम्मी जी। जाओ, तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम कर लो। ये सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन श्रद्धा एक संस्कारी बहू की तरह पूजा पाठ करके खाना बनाने जाती है तो उसकी सास पहले से ही खाना बना रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, मम्मी जी, आप यहाँ? मैं बना देती ना खाना, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों बनाएगी खाना? सिर्फ इसीलिए कि तेरी शादी हुई है तो बाकी बहू की तरह तू भी खाना बनाएगी? तू भूल गई है कि तू मेरी बेटी है। कितनी बार समझाऊं तुझे, काम करेंगे तो मिल बांट कर करेंगे, समझी? थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। माँ जी, मीठा मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहती हूँ आपको। ठीक है, बना दे, इसके लिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जरा मैं भी तो अपनी बेटी के हाथ का चखूं। ये बोलकर दोनों एक साथ खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी यशोदा बहू के हाथ का हलवा खाकर कहती है, वाह मेरी लाडली बहू, तूने तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। हाँ श्रद्धा, ऐसा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया मम्मी जी। और साहिल जी, और दूं आपको? हाँ बेटा, और ये लो, आज से ये हार तुम्हारा। पर मम्मी जी, ये तो आपका है। तू मेरी बेटी भी तो है ना, इधर आ। यशोदा की बात सुनकर वो उसके पास आती है तो श्रद्धा उसके माथे पर माँ की पुचकार देती है। तभी साहिल ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे श्रद्धा घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। एक दिन खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है। तभी यशोदा दवाई लगाते हुए उसे डांटती है, श्रद्धा बेटा, ये क्या किया तूने? आराम से करना था काम, हाथ जला लिया ना। अब थोड़े दिन तक तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आप परेशान हो रही हैं खामका। थप्पड़ मारूंगी खींचकर। आज के बाद दोबारा कहा तो। तू बेटी है मेरी, चुपचाप बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कहते ही यशोदा उसके लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथ से खिलाती है तो श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे ज्यादा डांट दिया क्या? बेटा, मुझे माफ कर दे।
मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने इस तरीके से डांटा और केयर की तो आंसू आ गए। कभी इतना प्यार मिला नहीं माँ का। वो होती तो ऐसे ही करती। बेटा, अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है, इसलिए जब भी तेरा मन करे तो मेरी गोद में आकर सर रख लेना। मम्मी जी, ये कहकर आपने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। ये कहते ही श्रद्धा उसकी गोद में सिर रखती है। ऐसे ही एक दिन दोनों मार्केट जा रहे थे, तभी एक गाड़ी वाला श्रद्धा की ओर आता है और यशोदा उसको हटाकर खुद अपनी जान दे देती है। इस हादसे से श्रद्धा और साहिल टूट जाते हैं। यशोदा की तस्वीर हाथ में लेकर श्रद्धा रोती हुई कहती है, मम्मी जी, क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई? लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार था ही नहीं। क्यों भगवान जी, आपने मेरी मम्मी जी को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं किसकी गोद में सर रखा करूंगी? छुओ मत मेरी मम्मी की तस्वीर को, तुम्हारी वजह से आज उनकी जान चली गई। अगर मम्मी तुम्हें बचाती ही नहीं तो आज मेरे पास होती। नहीं नहीं साहिल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी मम्मी जी के साथ ऐसा हो। मुझे पता होता तो मैं मम्मी जी को बचाकर अपनी जान दे देती। तुम तो रहने दो श्रद्धा, मेरे पास ही मत आओ। हफ्ते बीत जाते हैं। यशोदा के जाने से दोनों के बीच मनमुटाव आ जाता है। साहिल ठीक से बात नहीं करता था। वहीं श्रद्धा भी यशोदा को याद करके रोती रहती थी। एक दिन वो स्टूल पर चढ़कर रसोई में डिब्बा उतार रही थी कि गिर जाती है। तभी अचानक से वो हवा में थम जाती है और कहती है, ये मैं हवा में कैसे लटकी हूँ? कैसे बच गई मैं? उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सास यशोदा थी, जो चुड़ैल बनकर वापस आ गई थी। अच्छा हुआ जो मैंने श्रद्धा को बचा लिया, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची के लग जाती। मुझे कितना याद करके रो रही है। साहिल जी आते होंगे, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। पहले उनके लिए कुर्ता निकाल कर रख देती हूँ, आकर पहन लेंगे। श्रद्धा ये बोलकर रूम में जाकर साहिल के लिए कुर्ता निकाल देती है। इतने में यशोदा उसके लिए खाना बना देती है और जब श्रद्धा रसोई में आती है तो बना हुआ खाना देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये खाना कैसे बन गया इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। दोनों बैठकर जब खाना खाते हैं तो खाने के स्वाद में श्रद्धा को यशोदा के हाथ का स्वाद आता है। ये खाने का स्वाद तो माँ जी के हाथों का लग रहा है। आज तुमने खाना बिल्कुल माँ के जैसा बनाया है, शुक्रिया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये खाना मैंने बनाया ही नहीं है। पर चलो, अच्छी बात है, उन्होंने मुझसे आज बात तो की। मेरा इतना करने से दोनों के बीच बात तो हुई, लेकिन अभी और कुछ करना पड़ेगा। मेरी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव जो आ गया है। सुबह सामान लाते वक्त बारिश में वो भीग जाती है, जिससे उसे बुखार और जुकाम हो जाता है और थककर वो सो जाती है। श्रद्धा जब उठने की कोशिश करती है तो उसे उठा नहीं जाता और वो गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरा बदन क्यों टूट रहा है? मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। उनके लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। हाय, मेरी बच्ची को बुखार आ गया है। जल्दी से सारा काम मैं ही कर देती हूँ। चुड़ैल ये बोलते ही घर का सारा काम A to Z सब कर देती है। श्रद्धा उठकर बाहर आती है तो उसे सारे कपड़े धुले हुए, खाना, सफाई सब करा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये क्या? कपड़े तो धुलकर सूख गए, खाना बन गया, घर साफ हो गया। ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर चकरा रहा है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी साहिल आकर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। श्रद्धा तुम्हें क्या हुआ? अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। बहू श्रद्धा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये बोलते ही उसके माथे पर वो पट्टी करता है। कुछ देर बाद उसका बुखार उतर जाता है और वो होश में आ जाती है। तुम पागल हो श्रद्धा, तुम्हें पता नहीं कितना डर गया था मैं। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ज्यादा नाराज हो गया था। मैं खाना बनाकर आता हूँ। कहीं मत जाइए, खाना बन चुका है। पर किसने बनाया? तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी जी ने ही बनाया खाना। अब तो आप मेरे सामने आ जाइए मम्मी जी। मुझे पता है ये सारा काम आपने किया है और मुझे बचाया भी आपने ही था। श्रद्धा की बात सुनकर वो उसके सामने आ जाती है। माँ? हाँ बेटा, मैं
पर श्रद्धा, तुझे पता कैसे चला? पता तो मुझे आपका हाथ का खाना खाने से ही चल गया था और फिर ये सारा काम किया। मुझे महसूस हो रहा था कि जरूर आप ही मेरे आसपास हैं। क्या करूं, तू इतना रोती थी तो मुझे आना ही पड़ा। तेरी ममता मुझे खींच लाई। वो दोनों उसके गले लग जाते हैं। इस तरह यशोदा मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ हमेशा यूं ही रहती है और उसकी लाडली बहू लाडली बेटी बन जाती है।